जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न होने वाले हैं जो कि हमारे बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर पर एकदम से आधारित हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की, पूरा क्लास को करना है क्योंकि आज की क्लास में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाएगा। और प्रेजेंट में कौन है, वर्तमान में कौन है, याद रखना, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला तो आप याद रखेंगे कि हीरालाल जी कानिया। हीरालाल जी कानिया आपके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आज जितने भी आप नाम देख रहे हैं, सुकुमार सेन, बलवंत राय मेहता जी, और इनसे देखो जितने भी संबंधित प्रश्न हैं आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे दिया है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। देखो इम्पोर्टेंट है भाई, और ये पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। तो याद रखना विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मुझे एक भाई ने कहा था क्लास के अंदर, कमेंट बॉक्स में बोला था कि भैया क्लास को स्टार्ट करने से पहले और क्लास के लास्ट में एक बार बोला करो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे सरस्वती मैं विराजमान हूँ, और जो भी बच्चे अभी मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, वो सभी इस बार 110% सिलेक्शन हो जाएगा, उन सभी का हो जाएगा। और साथ में अब मैं कहूँगा आपसे कि एक बार आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें। और जितने भी प्रश्नों के जवाब आपको आते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब नॉन स्टॉप चलना है क्लास में। देखो यहाँ दिया है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई। तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो स्थापना है ये 1956 में की गई थी। 1956 अगर डेट पूछ देगा तो याद रखना 1 नवंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 नवंबर हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, 1 नवंबर 1956 में की गई थी। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला प्रदेश था आंध्र प्रदेश। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और 1953 में ये मतलब बना था, ये भी याद रखना भाषा के आधार पर। अब देखो यहाँ पे दिया गया है पंचायती राज के जनक कौन है। देखो इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप क्या बताएंगे, पंचायती राज के जो जनक हैं वो बलवंत राय मेहता जी हैं। बलवंत राय मेहता जी, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस लिए बनी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नहीं तो क्लास में बने रहिएगा, मैं आपको पूरा आज की क्लास कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इस क्लास को देखते रहोगे तो पेपर के अंदर 1 से 4 प्रश्न फंस सकते हैं। अब यहाँ दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या बताएंगे, 1935 में। 1935 ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथ में अगर डेट पूछेगा तो क्या बताओगे, 1 अप्रैल। क्या बताओगे, 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे हम आरबीआई भी बोलते हैं, कि आरबीआई बोलते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और एक बार सभी दोस्त क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी। देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आज बैंक से आपको हर जगह से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, जो भी टॉपिक पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना है वो 1894 में की गई थी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा सबसे सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए ना तो भाई मुझे व्हाट्सअप कर देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7084836703। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा जिस किसी को भी चाहिए। और बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला, कोई भी पैसा नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे दिया गया है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो वर्तमान में देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको जो भी बता रहा हूँ नोट करते जाना। तो भारत में वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो ये हमारे अमित शाह जी हैं, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो राजनाथ सिंह जी कौन है। तो ये वर्तमान में क्या है अभी, तो ये रक्षा मंत्री हैं। तो याद रखना क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्री हो जाएगा। एस जयशंकर जो है ये कौन है, तो ये हमारे वो है विदेश मंत्री हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि दिमाग से उतर जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये हमारे विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। और देखो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे।
प्रथम गृह मंत्री भी पूछा जा सकता है। तो जो प्रथम गृह मंत्री थे वो भी याद रखना, वो हमारे सरदार पटेल साहब थे। ठीक है, वो कौन थे? वो पटेल साहब थे। तो ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे और आपसे अभी भी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, देखो जो मुझे याद आ रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। तो आपके हो जाएंगे ओम बिरला जी। कौन हो जाएंगे? ओम बिरला जी हो जाएंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे। और अमित शाह जी आपके गृह मंत्री हो जाएंगे। रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे। और एस जयशंकर जी जो आपके विदेश मंत्री हो जाएंगे। और जो हमारे पहले थे वो हमारे पटेल साहब थे गृह मंत्री। तो ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपका HW है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने आपको 8 के 8 राज्य भी बताए थे। देखो मैंने यहाँ पे आंसर ही बता दिया आपको। चलो अब आप क्या करोगे? आप पूरे 8 राज्य बताओगे मुझे, ठीक है, कौन कौन से थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, नई संसद का उद्घाटन कब हुआ था? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये नई संसद से संबंधित है। और देखो जितना आ सकता है मैं आपको पूरा करवाता हूँ। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 28 मई 2023, 28 मई 2023, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ये याद रखोगे। अब देखो इसका एरिया भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे 64,500, कितना? 64,500 वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, याद रखना, वर्ग मीटर 64,500 वर्ग मीटर में ये स्थापित है। और इस पर खर्चा कितना आया होगा ये भी पूछा जा सकता है। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे देखो SSC GD में आपसे अगर उद्घाटन पूछेगा तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे ये पूछ दे कि कितनी एरिया में है, तो 64,500 वर्ग मीटर में। और खर्चा पूछेगा तो आप बताएंगे 971 करोड़। कितना हो जाएगा? 971 करोड़। तो ये भी याद रखोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे नई संसद से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। असम राज्य के राज्यपाल कौन है? देखो मैंने आपसे कहा था राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न 110% आपसे राज्य से संबंधित पूछा जाएगा। और देखो मैं आपसे कहता हूँ कभी भी लक के भरोसे मत रहना कि लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। तो लक के भरोसे मत बैठना दोस्त, मेहनत करो, जरूर मौका मिलेगा सफल होने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि देखो हमारे जो असम राज्य के राज्यपाल हैं वो कौन हैं? वो जगदीश मुखी जी हैं। ठीक है, कौन है? जगदीश मुखी जी हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा जी जो दे रखे हैं ये वहाँ के CM हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो चेंज होते रहते हैं, तो जब पेपर देने जाओगे ना, अभी हमारा तो पेपर अब जल्दी में है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है। तो आप जो मैं बता रहा हूँ नोट कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो आनंदीबेन पटेल जी जो हैं ये कौन हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। तो और यहाँ पे देखो ये तो असम राज्य के कौन हो गए? ये CM हो गए, ये राज्यपाल हो गए, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हो गई आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो वो भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे आचार्य देवव्रत भी दे रखा है। तो आचार्य देवव्रत कौन है? तो ये गुजरात के राज्यपाल हैं। कहाँ के? गुजरात के। गुजरात के CM कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल, ये CM हो जाएंगे। और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हो जाएंगे। और देखो अरुणाचल प्रदेश के भी पूछे जाएंगे, वो भी आप याद रखना। तो अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे कौन? तो वो आपके VD मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, कौन? BD मिश्रा। तो BD मिश्रा हो जाएंगे कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। अब CM कौन है? तो वो भी याद रखना, आपके प्रेमा खाड़ू। ठीक है, प्रेमा खाड़ू जो हैं वो आपके CM हो जाएंगे। अब इतने मैंने आज बताए, कल की क्लास में आपको जो रह गए आपके वो बताऊंगा सब। और आप क्या करोगे? एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। PDF चाहिए तो मैंने अपना WhatsApp नंबर दिया है 7084836703। ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर मुझे WhatsApp कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होगी। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने आपसे कहा है राज्यपाल और जो राजधानियाँ याद रखना। अब यहाँ पे देखो ईटानगर तो हो जाएगा आपका सही जवाब, क्योंकि बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करना, अपना पॉइंट टू पॉइंट चलना है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी ईटानगर हो जाएगी। ठीक है,
इसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या बताओगे, क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 13,82,611। हाँ सही है, देखो मैं भी यार भूल जाता हूँ, 13,82,611, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे और भी दे रखा है, हैदराबाद दे रखा है। हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो आप क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश की। किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। अब यहाँ पे गांधीनगर दे रखा है, गांधीनगर किसकी राजधानी है, तो गांधीनगर किसकी हो जाएगी, गुजरात की हो जाएगी। और देखो जो राजस्थान, राजस्थान की क्या होगी, तो राजस्थान की याद रखना जयपुर होती है, ठीक है। और आपकी बेंगलोर किसकी है, तो वो आपकी कर्नाटक की है। बेंगलोर किसकी है, कर्नाटक की है। देखो मैं नोट करा रहा हूँ, नोट करते जाओ। मध्य प्रदेश की क्या हो जाएगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होगी। और यहाँ पे मैंने आपको आंध्र प्रदेश की बता दी, हैदराबाद बता दी, ठीक है। और आपको ये गुजरात की गांधीनगर बता दी, और जयपुर भी बताई किसकी, राजस्थान की। और बेंगलोर बताई थी कर्नाटक की। और यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश पूछ रहा हूँ मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, भारत में सर्वप्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष थे। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, प्रेजेंट टाइम में कौन है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। और यहाँ पे देखो जो प्रथम थे तो वो याद रखना, पूछे जाएंगे, क्योंकि जनरल करियप्पा जी थे, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पे दिया है कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। देखो यहाँ पे सर्वप्रथम के जितने भी प्रश्न हुआ करें, कहीं भी कोई भी आपको डिस्कस करा रहा हो, जरूर कर लिया करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नोबेल पुरस्कार के सर्वप्रथम जो प्राप्तकर्ता थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे आपका सही जवाब। और देखो इन्हें कब मिला था, ये भी तो पूछा जा सकता है ना, क्योंकि भाई सर्वप्रथम है। और देखो तो ये भी पता होना चाहिए कब मिला था, तो आप क्या बताएंगे, 1913 में। कब मिला था, 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये शांति के लिए मिला था। किसके लिए, शांति के क्षेत्र में 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को भारत का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। तो ये आप याद रखेंगे। और ये इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान भी लिखा है, ये भी याद रखना, राष्ट्रीय गान। और राष्ट्रीय गान को गाने की जो अवधि है वो कितनी है, 52 सेकंड है, तो ये भी याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, भारत में सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो पुल है, रेलवे पुल है, वो आप कौन सा यहाँ पे बताएंगे, तो आपका हो जाएगा बोगीबिल पुल। बोगीबिल तो बोगीबिल पुल हो जाएगा। ये कहाँ पर है, ये भी तो पूछा जा सकता है ना, तो आप क्या बताएंगे, ये असम में है। कहाँ पर है, असम में है। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भारत में सबसे बड़ा रेलवे पुल है, भारत में रेलवे का सबसे बड़ा पुल है। तो ये बोगीबिल पुल जो असम में है, याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। तो पहले तो ये बताइए भारत में कब चली थी और कहाँ से कहाँ चली थी। तो भारत की तो सभी को पता है 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई से थाड़े के बीच, मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। तो ये तो पता ही है। अब यहाँ पे बताना है विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। सर्वप्रथम जो रेल चली थी 1825 में चली थी। 1825 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। अब बताना है ये कहाँ पर चली थी, ये भी तो पूछा जा सकता है ना। तो याद रखना, देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी है करवाता हुआ चल रहा हूँ। ग्रेट ब्रिटेन ट्रेन याद रखना है, क्या ग्रेट ब्रिटेन ट्रेन याद रखेंगे। और 1825 में चली थी भारत, 1853 मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, भारत में प्रथम बोलती हुई फिल्म कौन सी थी। प्रथम की बात हो रही ना, तो यहाँ पे आपको बतानी है कि जो प्रथम थी बोलती हुई, तो वो कौन सी थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, आलम आरा। आलम आरा जो थी वो बोलती हुई थी, लेकिन प्रथम पूछी जाएगी तो वो भी बताऊंगा। आलम आरा याद रखना, ऑप्शन बी में दिया है। और ये कब लॉन्च हुई थी भाई, कब ये प्रकाशित की गई थी, तो 1931 में। कब की गई थी, 1931 में की गई थी। और देखो यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र भी तो दे रखा है ना, तो इनसे भी संबंधित प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये जो राजा हरिश्चंद्र थी, ये प्रथम फर्स्ट मूवी जो थी बिना बोलती हुई, राजा हरिश्चंद्र, ये कब आई थी, तो ये आई थी
1913 में। अब देखो इसे याद कैसे रखोगे, डेट बताऊं, यहाँ पे 1900 तो याद रहेगा, यहाँ पे 31 है तो मतलब ये बोलती हुई, और यहाँ पे 13 मतलब इसका उल्टा हो गया ना, यहाँ पे 1-3 तो पहली जो आई थी वो 1-3 और जो बाद में आई थी बोलने वाली वो 3-1, उल्टा हो गया ना। तो ऐसे याद रखना 1913 और 1931। तो 1931 में आलम आरा आई थी जो बोलने वाली फिल्म थी। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप नहीं भूलोगे। और यहाँ पे दिया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी। भाई तराइन के जो दूसरा युद्ध था उसमें किसकी जीत हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि 1191 और 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था, और तराइन का जो दूसरा युद्ध था उसमें जीत किसकी हुई थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये देखो वही प्रश्न है जो हम लोग कल कर चुके हैं। तो यहाँ पे दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ है। देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का जो प्रथम कह रहा हूँ, सबसे बड़ा, प्रथम नहीं सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत में है। क्या भारत में है। अब भारत में कहाँ पर है तो आप क्या बताएंगे, तो आप बता देंगे लेह में। कहाँ पर है, लेह में है। और इसकी हाइट अगर पूछ देगा तो हाइट कितनी बताओगे। देखो अगर नहीं पता है तो नोट कर लो, 3440 मीटर। कितना हो जाएगा, 3440 मीटर। तो याद रखना भारत में है सबसे बड़ा टीवी टावर, लेह में स्थित है, 3440 मीटर इसकी हाइट है, याद रखेंगे। और चलते हैं भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं 1 सेकंड के लिए रुकूंगा थोड़ा, आप तब तक क्या करोगे, क्लास को एक बार लाइक वाला बटन दबा दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, और कमेंट बॉक्स में प्रश्नों के जवाब करते रहना। यहाँ दिया है सबसे विशाल समुद्र कौन सा है। तो सबसे विशाल समुद्र यहाँ पे बताना है ना, तो आप क्या बताएंगे। अब यहाँ पे तो आपको याद आ रहा होगा, ऑप्शन देखा प्रशांत महासागर लगा दिया, भाई चालान कट जाएगा मेरे गुरु। क्या करना है, जो विशाल समुद्र की अगर बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, दक्षिण चीन सागर। क्या बताएंगे, दक्षिण चीन सागर बताएंगे। और सबसे बड़ा अगर बात करेंगे तो प्रशांत महासागर बताएंगे। सबसे गहरा तो वो भी आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा अगर विशाल समुद्र पूछा जाएगा, सबसे विशाल समुद्र, तो दक्षिण चीन सागर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इसीलिए ऐसे घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि बच्चे गलती करें। तो यहाँ पे दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है, तो किसे है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। और ये बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका है, आप बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय भैया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, संपत्ति का जो आपका मूल अधिकार था उसे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 44वां। और ये देखो पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, जो संपत्ति का अधिकार है और वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। तो आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। देखो इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बोला ना, जहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो 2-2, 3-3 आपको मिलेंगे। अब देखो मूलभूत अधिकार और विधिक अधिकार, ठीक है, तो मूलभूत अधिकार विधिक अधिकार मतलब दोनों है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। ऐसे भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, ठीक है, तो वो अस्पृश्यता लगा देते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है कि सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, क्योंकि यहाँ पे 17-18 दोनों पूछ लिया ना, तो 17-18 जो है वो सामाजिक समानता से संबंधित है। और आपका 19 जो है वो पत्रकार जो लोग होते हैं उन्हें बोलने की जो स्वतंत्रता होती है, तो पत्रकारों का हो गया। और देखो आपका 24 जो होता है वो आपका 16 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, 14-16 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं कारखाने में काम करना, उन पर प्रतिबंध होता है। और साथ में आपका जो 25 है, 25 किससे संबंधित है, तो 25 आपका हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये भी याद रखना। और 20 और 21 जो होते हैं वो आपकी पर्सनल स्वतंत्रता होती है, तो वो भी याद रखेंगे। और ऐसे देखो पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको जितना हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट ला के बताता हूँ। यहाँ पे दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितने साल के लिए चुना जाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को कितने साल के लिए चुना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, 5 साल के लिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला। 2 पूर्ण अवधियों के लिए
उपराष्ट्रपति का पद संभाला किसने? तो आप क्या बताएंगे? तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जी थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये हमारे प्रथम भी थे, ये भी याद रखना। और साथ में ये भी याद रखना कि इन्होंने 2 पूर्ण अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। और हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे तो वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और देखो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो प्रथम हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पीएम जो हमारे थे वो प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति, और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जिन्होंने 2 पूर्ण अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? देखो SW कमेंट बॉक्स में बताना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो आप क्या बताएंगे? आपका सही जवाब राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये देखो इम्पोर्टेंट है भाई। तो आप क्या बताएंगे? ये प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे पूछ लिया गया है कि हवा महल कहाँ स्थित है? देखो इम्पोर्टेंट है भाई, हवा महल कहाँ स्थित है? अब यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको लग रहा होगा कि प्रश्न का सही जवाब क्या करना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्त जयपुर। और आपकी दिल्ली में जो आपकी कुतुब मीनार है और लाल किला भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो चार मीनार कहाँ स्थित है वो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त। और देखो पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना, पिंक सिटी के नाम से आपके जयपुर को गुलाबी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बैक हो गया। यहाँ पे दिया है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह जी का साथी कौन था? तो देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या बताएंगे? वटकेश्वर दत्त जी, वटकेश्वर दत्त, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है लॉर्ड वेजेली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? देखो इम्पोर्टेंट है भाई। तो किस राज्य के शासक ने की थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? हैदराबाद के निज़ाम ने, हैदराबाद के निज़ाम, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? देखो आज की क्लास मैंने बोला ना इम्पोर्टेंट है तो है दोस्त। तो आप क्या बताएंगे? दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? देखो SW कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा म्यूजिशियम जो कहाँ है ये आपको बताना है। म्यूजिशियम जो है वो कहाँ है? तो म्यूजियम जो है आपका, म्यूजिशियम बोल सकते हैं या म्यूजियम बोलिए, तो म्यूजियम जो आपका है वो कोलकाता में है। कोलकाता ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखो आपको साथ में और बता दें, इसका नाम भी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? इंडियन म्यूजियम। ठीक है, इंडियन म्यूजियम। तो ऐसे याद रखना, इंडियन म्यूजियम हो जाएगा आपका सही जवाब, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा दिल्ली या फिर राजस्थान, लेकिन निकला क्या? कोलकाता। तो यही होता है पेपर के अंदर, तुक्का मत मारा करो, सही जवाब किया करो। तो यहाँ पे दिया है कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? तो देखो इसका तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट करिएगा आंसर। और मैं आपको 2 लाइन बताने वाला हूँ कि देखो दोस्त, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप क्या होते हैं? कामयाब होने लगते हैं। जब आप कामयाब होने लगते हैं ना तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। लेकिन जब आप अकेले, आपका स्ट्रगल टाइम होगा, उस टाइम आपके साथ कोई नहीं होता है। इस चीज़ को याद रखो और जीवन में सफल हो जाओ। जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी आप सफल हो जाओगे। अपना समय किसी को मत दो, खुद पे खर्च करो, बेशक फ्री बैठ के। तो यहाँ पे देखो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और विटामिन की खोज आपके फंक ने की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। फंक कौन था? विटामिन की खोज। न्यूटन कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। न्यूटन से संबंधित जो आपको दिमाग में आ रहा हो अभी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। यहाँ दिया है भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? देखो इम्पोर्टेंट है भाई। तो वहाँ पहले क्या था? आज जहाँ हिमालय पर्वत है तो वहाँ पहले क्या था? टिथिस नामक सागर।
तिथिस, तिथिस सागर जो है ऑप्शन ए दिया गया है, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध? देखो आपके जितने भी अभयारण्य हैं, कितने हैं दोस्त? 106 है ना? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, 106 है ना? क्या 106 में से आपको 50 भी याद हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितने पता हैं। तो यहाँ दिया है कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो पेरियार, पेरियार ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर स्थित है? केरल में है ना? केरल, ये आपका केरल में है पेरियार। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। सिंधु घाटी सभ्यता में सॉरी 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 एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो आप क्या बताएंगे? आपका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ मिली थी? तो वो आपकी कालीबंगा में मिली थी। क्या? काले रंग की चूड़ियाँ, मैंने तो इसे ट्रिक से याद किया था, ये भी काला और ये भी काली, तो काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो कालीबंगा में मिली थी, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया गया है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस खेल में फ्री थ्रो का जो शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? बास्केटबॉल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और ला लीगा कौन से खेल से संबंधित है? ला लीगा, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गली शब्द आपका हो जाएगा चाइना मैन हो जाएगा। और देखो मैंने कल की क्लास में आपको एक और कोई शब्द, गुगली शब्द, गुगली भी बताया था कि गुगली किससे संबंधित है। तो ये आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये मैं आपको काफ़ी बार इसीलिए कहता हूँ कि क्लास को लग के सुना करो, तो आपको सही से समझ आया करे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपका पेपर बहुत करीब है दोस्त। आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना रिवीजन करो बस, और कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन करो। तो देखो माई एक्सपेरिमेंट टूथ के रचनाकार जो हैं वो महात्मा गांधी जी हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ दिया है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये विश्व का क्या है? सबसे छोटा पक्षी है। तो विश्व का सबसे जो छोटा पक्षी है वो याद रखना, हमिंग बर्ड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछ दिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? देखो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बताना महाभारत। और देखो सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाएगा तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। और ऋग्वेद के साथ में और कितने वेद हैं, मतलब कि टोटल कितने वेद हैं? वेदों की संख्या 4 है। और देखो सबसे पुरानी स्मृति पूछी जाएगी तो मनुस्मृति बताना है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ से याद रखेंगे, आपका महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, मनुस्मृति आपकी सबसे पुरानी स्मृति है, और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारे देश में 28वां राज्य कौन सा बना? देखो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने विद सन के आपको बताया था, विद डेट के। अगर आपने कल की क्लास तो नहीं, अभी मुझे फीवर आ रहा था 2 दिन से, तो 2 दिन पहले जो लास्ट क्लास हुई थी, मतलब इससे पहले वाली जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको फुल डिटेल के साथ में बताया था। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? देखो इंपॉर्टेंट है भाई, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? तो आप इसका अगर जवाब कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं है दोस्त, मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा, पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो याद रखना। और ये देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे चीज़ें हमें देखने को जो मिलती है ना पेपर के अंदर, तो हमें यही समझ नहीं आता कि हजारद्वारी तो आज पहली बार सुना है, कहाँ से पूछ दिया गया। तो इसलिए जो उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत अलग अलग प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो किसका है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? विनिर्माण क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? देखो इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र पूछा है जूट का, तो आप क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखो रबड़ जो है ये कहाँ पर मिलती है? क्या केरल में मिलती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सही बता रहा हूँ या गलत। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है।
यहाँ पे दिया गया है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। देखो इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना कि इस क्लास में प्रीवियस ईयर प्रश्न मिलने वाले हैं आपको, क्लास के स्टार्टिंग में ये बोल दिया था। अब आप बताएंगे तो ये आपका हो जाएगा कांच की चूड़ियों के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे देखो केसर भी दे रखा है, केसर, केसर के लिए कश्मीर को जाना जाता है। किसको? कश्मीर को। कश्मीर का पुराना नाम क्या था? कुंडलवन था। देखो कितने प्रश्न बन सकते हैं एक शब्द से कि केसर के लिए कश्मीर को जाना जाता है। कश्मीर में किस जगह को जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? पंपोर बताएंगे, ठीक है, कश्मीर में। और कश्मीर का पुराना नाम कुंडलवन से भी आप याद रखना। और आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि धारा 370 किस राज्य से संबंधित थी? तो कश्मीर से संबंधित थी। और रबड़ के लिए तो मैंने अभी आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये भारत के अंदर की बात हो रही है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से या के रूप में जाना जाता है? तो आप क्या बताएंगे? बंगलौर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ से लगा देना है बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश को, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। और विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको लग रहा है कि आज हलवा क्वेश्चन है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा स्टील संयंत्र भारत में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से कौन सा स्टील संयंत्र जो है वो शुरू हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका हो जाएगा राउरकेला स्टील, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। अगर कब हुआ था ये भी तो पूछा जा सकता है। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है। तो याद रखना 1965 में। कब हुआ था? 1965, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो मैंने कहा ना, दो प्रश्न आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हर टॉपिक से मिलने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया था? कौन देश की मदद से? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? रूस, जो कि भारत का सबसे पक्का फ्रेंड है, सबसे अच्छा दोस्त है। कौन? रूस। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखना यहाँ पे आपका इस्पात उद्योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो देखो ये SW कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं क्लास को देखा है तो प्रीवियस जाके क्लास को देख लो। और अगर PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। और एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जा रहे हैं ना, तो आप क्या बताएंगे? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखो मेरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये, इनको हल्के में मत लेना, क्योंकि वही पूछ दिया जाता है जिसको हम हल्के में लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ पे आपको देखो अभी हरित क्रांति के जनक अब मैंने आपको बताया था कि कौन थे? MS स्वामी थे, ठीक है, तो वो तो आपको याद ही रहेगा। अब यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत पूछ दी जाएगी तो आप क्या बताएंगे? 1966 ईस्वी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? देखो अभी मैंने हरित क्रांति आपको बताई, अब श्वेत क्रांति, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना डॉक्टर वी कुरियन, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो डॉक्टर वी कुरियन को भी याद रखेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो याद रखना कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन बी में दिया गया। और नीली क्रांति किससे संबंधित थी? तो नीली क्रांति जो थी मत्स्य उत्पादन या फिर मछली, ठीक है, मछली को ही मत्स्य बोलते हैं ना, तो ये आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उर्वरक उत्पादन में देखो आज जितना भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा ये भी याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? दाल का, तो देखो दाल का आप कहाँ बताएंगे? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। और देखो सोयाबीन जो है,
सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में, इसीलिए इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्या, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा आपका हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, देखो SW कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। विश्व में नारियल उत्पादक देशों में देश में भारत का स्थान है। जो नारियल उत्पादक देश हैं उनमें भारत का स्थान कौन सा है, किसके लिए, नारियल उत्पादन के लिए, तो आप क्या बताएंगे, तीसरा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा है जो बागवानी से संबंधित है। तो देखो अभी मैंने आपको वो बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि हरित क्रांति MS स्वामीनाथन, और आपको श्वेत क्रांति डॉक्टर V कुरियन बताया था। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जो बागवानी से संबंधित है वो स्वर्ण क्रांति है, स्वर्ण क्रांति, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, देखो इंपॉर्टेंट पुस्तक से तो मैं आपको रोज ही कहता हूँ कि अगर आपको पूरा कंफर्म करना है ये टॉपिक, और एक तो आएगा ही आएगा, अगर एक कंफर्म करना है ना, तो आप जहाँ पे ये ऐसा GK GS क्यूज लिखा है ना, ये रेड कलर का, ऐसा आपको क्या करना है, एक दिख रहा होगा, देखो वीडियो के नीचे, वहाँ पे क्लिक करना है, पूरा खुल जाएगा चैनल, वहाँ पे आपको वीडियो लिखा हुआ दिखेगा, तो वीडियो पे क्लिक करना है और उसमें देखना है जो लेखक और पुस्तक, जो पुस्तक के लेखक और पुस्तक का एक स्पेशल क्लास है, उसको देख लेना, पूरा जितना भी है कंप्लीट डाउट हो जाएगा। यहाँ दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है आपको ये बताना है, तो देखो ये कार्ल मार्क्स की, कार्ल मार्क्स ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, देखो इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप क्या बताएंगे, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बिमल जालान, बिमल जालान, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखिए मैंने बोला ना, जैसा कि आप लोगों इसीलिए कहता हूँ कि मेरा थोड़ा सपोर्ट कर दो, क्यों मेरा फ़ोन देखो दिक्कत देने लग गया। मुझे पता है कि 30 मिनट से ऊपर की क्लास जैसे ही होगी फ़ोन दिक्कत देने लगता है, तो आप एक बार सपोर्ट कर दीजिएगा यार, ताकि मैं आपको कंटिन्यू क्लास दे पाऊँ, एक नया फ़ोन ला पाऊँ। तो यहाँ पे दिया है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी, 1948 हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल कब प्रकाशित हुई थी, देखो अभी मैंने बताया था ना, दास कैपिटल किसकी है, कार्ल मार्क्स की है, कब प्रकाशित हुई थी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 1867 में हुई थी, 1867, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब पहले तो ये बताओ कि कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है, आप याद रखना जर्मनी का, कहाँ का था, जर्मनी का। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है, लोगो आपको बताना है, लोगो, लोगो क्या है, तो आपने देखा होगा ऐसे करके बना होता है, उस पर कोई कुछ बना होता है ना, उस पर लिखा होता है मेक इन इंडिया, तो उस पर क्या वो बना होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, शेर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ आ गया होगा। और देखो यहाँ पे दिया है कि आगरे का लाल किला किसने बनवाया था, तो देखो दोस्त ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आगरे का लाल किला किसने बताया था, ये तो आप SW कमेंट बॉक्स में बताओगे, लेकिन मैं यहाँ पे और आपको बता दूँ, जैसे कि आपका दिल्ली का लाल किला, तो दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, ये याद रखना, देखो पूछा जाएगा। न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाई थी, तो ये आगरे का लाल किला किसने बनवाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखो मैं आपको यहाँ पे और जो भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ एक बार सुन लो कि जो देखो दोस्त, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल हमेशा मीठा देती हैं, शिक्षा की जड़ें कड़वी हो सकती हैं पर फल हमेशा मीठा देती हैं। और ये किसने कहा था, ये कहा था अरस्तु ने, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, इसीलिए देखो जो याद आता है सुन लिया करो। अरस्तु ने कहा था, अरस्तु कौन था,
तो अरस्तु भाई कौन था? ये जो वो आया था सिकंदर, सिकंदर का गुरु था अरस्तु। तो ये आप याद रखेंगे। किसका गुरु था? जो विश्व को जीतने के लिए निकला था, उसके गुरु ने ये कहा था कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल हमेशा मीठा देती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। और एक बार आप अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसी लगी। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।